पिछले कुछ 10 दिनों से आप लोगों ने बहुत न्यूज़ में सुना होगा कि ये जो इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में, आई मीन द गाजा के बीच में जो भी वॉर हो रहा है, उसमें कैसे इनोसेंट लोगों की जाने जा रही है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले अटैक किसने किया? हमस ने किया। बाद में पता चला कि हमस ने करीबन 5,000 रॉकेट्स इसराइल पर दाग दिए। फिर आयरन डोम ने सब करीबन 90% 90 to 95% उसको इंटरसेप्ट किया, जिससे कि इसराइल के लोग जो है वो बच गए मोस्टली। लेकिन इसके बाद 5,000 मिसाइल, आई मीन रॉकेट खत्म होने के बाद क्या हुआ? इसराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक की। अभी लैंड वॉर के लिए भी जा रहे हैं। और कल रात की ही न्यूज़ है कि इसराइल ने करीबन 11 मिलियन लोगों को, 11 मिलियन नहीं सॉरी, 1.1 मिलियन, तकरीबन 11 लाख लोगों को नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा में मूव होने के लिए कह दिया है 24 घंटे के अंदर, क्योंकि वो एयर स्ट्राइक करने वाले हैं। अभी इस बीच सब लोग, एनजीओ, ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी वाले लोग आके बोल रहे हैं कि इसराइल ने गलत किया, गलत कर रहे हैं, नॉर्मल, आई मीन इनोसेंट पीपल पर अटैक कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। एंड ऐसा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इसराइल इज अगेंस्ट द कॉमन मैन ऑफ गाजा। ये क्यों हो रहा है आप लोगों को देख, मतलब न्यूज में ऐसा पता नहीं चलता है कि कौन सी साइड बराबर है, कौन सी साइड गलत है। लेकिन अभी फिलहाल क्या दिखा रहा है कि ग्लोबल लेवल पे आप लोग देखोगे कि जो भी न्यूज आप लोग अगर इनकेस फॉलो करते हो तो ऐसा एक गाजा जेनोसाइड करके एक ट्रेंडिंग हो रहा है, हैशटैग एक, जिसमें बता रहे हैं कि गाजा के इनोसेंट लोगों पे ही अत्याचार हो रहा है, जिन्होंने कुछ किया भी नहीं था। अभी कुछ किस मतलब कुछ हद तक ये बात बहुत ही सही है कि मतलब इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन देना चाहिए। हम लोगों ने इजराइल को बोलना चाहिए कि ये आप ये मत करिए, क्योंकि उनका तो कोई पार्ट नहीं था। हमास इज टेररिस्ट एक्टिव ग्रुप, राइट। ओके। और कहीं भी, कहीं से भी कहीं तक गाजा के लोग और टेररिस्ट में कोई संबंध नहीं था। लेकिन एक ये है कि हमास वालों ने अटैक तो कर दिया। अब क्या कर रहे हैं वो लोग? इनोसेंट लोगों के पीछे छुप रहे हैं, मारे जा रहे हैं इनोसेंट लोग। ये लोग पीछे पीछे उनके बीच में घुल के निकल रहे हैं, कोई कोई और देश में चले जा रहे हैं। ये हो रहा है। इससे कि होता क्या है कि एक जो अच्छी कंट्री है, लेट्स से इजराइल की कंट्री जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाजा वाले लोग बुरे हैं, लेकिन अटैक किसने किया पहले? गाजा वालों ने, आई मीन हमस वालों ने। अभी रिटेलिएट कर रहे हैं ये लोग, इसराइल। इन केस उनके यहाँ पर लोग मर जाते, लेट से वो जो रॉकेट्स दागे गए थे हमस की तरफ से, तब ग्लोबल मीडिया कहाँ रहता था? तब तो ये कुछ नहीं करते, राइट। अभी क्या हो रहा है कि एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है हमस की तौर से। अभी बीच में एक वीडियो भी आया कि हमस ने उनके छोटे छोटे बच्चों को वो खेल खिलवा रहे हैं वहां पर। अरे भाई, अगर तुम सच में खिलवा रहे होते तो पहले ही 5,000 रॉकेट क्यों डाल दिए उन लोगों पे? और अभी ये आप लोग ऐसा दिखा के आपकी इमेज अच्छी बनाने चाह रहे हैं, तो खैर ये छोड़िए। लेकिन इस पूरे वॉर की तरफ आप लोग अगर 10 दिन पहले देखोगे तो ये कुछ नहीं था कि इसराइल का कुछ कहीं से नाम था। सिर्फ यूक्रेन और रशिया का वॉर चालू था, वो पिछले 1.5 साल से 2 साल से चल रहा है। लेकिन ये हमस और इसराइल का बीच में से ऐसे क्यों हो गया? और इतने सारे 5,000 रॉकेट कहाँ से आ गए हमस के पास? तो ये मुझे उस दिन मतलब लगा कि ये क्यों हुआ, लेकिन आज मतलब मुझे क्लियर हुआ कि ये एक सिर्फ छोटी सी वॉर नहीं है, जिसमें कि हमस वालों का जो आक्रोश था इसराइल के प्रति वो दिख रहा है। ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है, जो कि एक डिक्लेरेशन जो हुआ था उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अभी जो भी आप देखोगे टेररिस्ट अटैक है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि उनके रिलीजियस राइट्स को या फिर उनको आगे रखने के लिए ये लोग कर रहे हैं। ये सब सिर्फ पैसों के लिए हो रहा है। आपको मैं बताऊंगा ये पैसों के लिए कैसे हो रहा है। इकोनॉमिक का एक बहुत ही अच्छा रूल है कि इफ यू कैनॉट एडवांटेज समथिंग फॉर यूर सेल्फ, देन डोंट लेट इट बी ऑफ एडवांटेज टू अदर पीपल। ओके। तो ऐसा हो रहा है कि एक लेट से 2-3 महीने पहले, जो 2 महीने क्या, पिछले ही महीने चलते हैं, अक्टूबर सितंबर 15 के थोड़ा सा 2-3 दिन पहले ही आईमेक नाम की जो चीज थी वो डिस्कस हो रही थी। आईमेक क्या है? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर।
अभी ये इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? इंडिया से फिर यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल एंड देन ग्रीस तक जाता है, जहां से वो आगे यूरोप की तरफ टच होगा। इससे क्या होने वाला था कि जो भी ट्रेड रूट है हमारे यहाँ पे वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में चलेगा, जिससे कि हमारी इजिप्ट के जो वो एक शायद उसका नाम भूल गया, वो जो एक छोटी सी नैरो पैसेज है उससे वो डिपेंडेंसी थोड़ी कम होगी। उधर से फिर अफ्रीका के लिए हम लोग ट्रेड रूट बना सकते हैं यूरोप से या फिर रशिया से। लेकिन ये जो आईएमएफ का प्लान था इसमें कई लोगों को तकलीफ हो रही थी कि यार ये तो फिर हम लोगों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि इंडिया और यूरोप है, फिर मिडल ईस्ट है। अभी मिडल ईस्ट में भी सऊदी अरेबिया, यूएई, ये लोग इवन दो उनके ट्रेडिशन के साथ मिल रहे हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट देखिए इनके इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज, राइट। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर प्लान था आईएमएफ के तौर पर, जिसको जो बाइडेन ने बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड लेके गए। उनको बोला कि 60 दिनों के अंदर ये पूरा ब्लूप्रिंट रेडी चाहिए और इसके बाद में जल्दी से ही काम शुरू होना चाहिए इस पे। अब इधर से गेम प्लान बनना शुरू होता है हमास और इसराइल की वॉर का। अभी ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव G20 इंडिया ने डिक्लेयर किया था, राइट। अभी सडनली 1 महीने के बाद ही हमास इसराइल पे अटैक क्यों करेगा और इसराइल बाद में अटैक फिर से इस पे क्यों करेगा? तो आपको ये गेम समझने में थोड़ा सा, आई थिंक अगर आप लोग जियोपॉलिटिक्स मतलब फॉलो नहीं करते हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मे बी, बट मे बी मैं आपको बताऊंगा। तो एक 2-3 चीजें आपको इससे पहले की पता होनी चाहिए। एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करके है जो कि चाइना, यूरोप, देन अफ्रीका एंड देन साउथ ईस्ट एशिया, इन सबको कनेक्ट करने के लिए एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये भी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर था जो चाइना ने प्रपोजल किया था। फिर एक सीपेक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहाँ से फिर से ही वो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट एंड देन चाइना, आई मीन हमारे कश्मीर से, आई मीन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेके जाके चाइना में वो लोग ज्वाइन करने वाले थे। ये एक चीज, आई मीन दो रूट। देन तीसरा रूट है एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, NINSTEC, ये एक कॉरिडोर था। एक मैंने आपको BRI बोला, एक मैंने सीपेक बोला। अभी ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये ऐसा था कि रशिया, अजरबैजान, देन ईरान एंड देन इंडिया, ऐसा कनेक्शन एक होने वाला था। अभी ये सब बाकी के जो थे BRI, INSTEC, सीपेक, ये सब फेल हो गए। किस वजह से? वही आपसी झगड़े, कंट्रीज के बीच में एक नेबरिंग कंट्री का कुछ चल रहा है, किसी और नेबरिंग कंट्री का कुछ चल रहा है, उनके साथ वॉर है, लैंड डिस्प्यूट है, लोगों की आपस में बनती नहीं, कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस बीच में ये सब बिखर गए हैं ये लोग। तो इसी कारण से जो है एक स्पीच दिया गया था बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। उन्होंने UNGA जो होता है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उसमें एक की पॉइंट दिया था कि अगर ये IMEC नाम का जो कॉरिडोर है वो अगर अच्छे से बनता है अगले 5 साल तक, तो क्या होगा कि जो इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, इजराइल और जो यूरोपियन कंट्रीज, वो जो जितना भी रूट होगा वो बहुत ही डेवलप होने वाला था अगले 5 से 10 साल के अंदर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो सकती है किसी लोगों को। अभी वो लोग कौन है? मैं तो ये नहीं कहूंगा कि INSTEC वालों को कोई प्रॉब्लम, आई मीन रशिया के कॉरिडोर को किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई और लोग भी है जो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये देखिए, आपने अगर G20 के बाद रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, उनका अगर स्पीच देखा होगा पुतिन जी का, तो उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा था कि अगर ये IMF बनता है तो रशिया को भी इससे बेनिफिट होगा। ये आपको एक स्पीच में दिखा दूंगा, दोनों स्पीच में आपके लिए डाल दूंगा। एक पहले बेंजामिन नेतन्याहू का देखिए, फिर बाद में आप पुतिन जी का देखिए। 2 weeks ago, we saw another blessing already in sight. In the G20 conference, President Biden, Prime Minister Modi, and European and Arab leaders announced plans for a visionary corridor that will stretch across the Arabian Peninsula and Israel,
It will connect India to Europe with maritime links, rail links, energy pipelines, fiber optic cables. This corridor will bypass maritime checkpoints, or choke points rather, and dramatically lower the cost of goods, communication, and energy for over 2 billion people. What a historic change for my country. You see, the land of Israel is situated in the crossroads between Africa, Asia, and Europe. And for centuries, my country was repeatedly invaded by empires passing through it in their campaigns of plunder and conquest elsewhere. But today, as we tear down the walls of enmity, Israel can become a bridge of peace and prosperity between these continents. Peace between Israel and Saudi Arabia will truly create a new Middle East. Let me show you a map of the Middle East in 1948, the year Israel was established. Here's Israel in 1948. It's a tiny country, isolated, surrounded by a hostile Arab world. In our first 70 years, we made peace with Egypt and Jordan, and then in 2020, we made the Abraham Accords, peace with another 4 Arab states. Now look at what happens when we make peace between Saudi Arabia and Israel. The whole Middle East changes. We tear down the walls of enmity. We bring the possibility of prosperity and peace to this entire region, but we do something else. You know, a few years ago, I stood here with a red marker to show the curse, a great curse, the curse of a nuclear Iran. But today I bring this marker to show a great blessing, the blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia, and our other neighbors. We will not only bring down barriers between Israel and our neighbors, we'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel, to Europe. This is an extraordinary change, a monumental change, another pivot of history. 10 years anniversary is the anniversary One Belt, One Road that we're having this year with China. There is also a project of major Eurasian partnership, and after G20 forum, it was lately announced, and those were the countries, United States, EU, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Israel, Jordan, and India have completed their work on a historic, as it was stated, agreement of the new economic corridor between India, Middle East, all the way to Europe. Russia is not included in this corridor. China is not included either. How do you think, how will that impact our projects and the project that we have to China? What does it mean for us? I think that will only benefit us, and it will only help us in developing logistics. First and foremost, this project has been discussed for several years by now. Although the United States of America decided to jump into the project in the very last moment, although I do not really see any rationale for them to be in this project, maybe it's purely important for them in terms of certain business interests. At the same time, the additional movement of cargo along this corridor is basically a complement to the North-South corridor project that we develop on our own. So there is nothing that could interfere with that. The North-South transportation corridor allows us to leave the Persian Gulf and India. If there will be one more route added, I think that also includes Israel, then we can go through the Black Sea all the way to the Mediterranean Sea. This is the corridor. तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर आइडिया होगा कि रशिया तो ऐसे वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगा जहां पर इजराइल का नाम बदनाम हो सके, इवन दो उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए रशिया और इजराइल के, बट इंडिया को कुछ सेटबैक मिले, ऐसा कुछ रशिया करने से रहा, ऐसा मेरी मान्यता है। मतलब बहुत ही लोगों की है, और रशिया और इंडिया बहुत ही अच्छा फ्रेंड है बट कह नहीं सकते कोई और भी देश है जो हमारे पीछे पड़े हुए हो सकते हैं।
तो अभी सडनली ये हुआ कि ये आईएमएफ को हमने बनने नहीं देना है भाई, अगर ये बन गया तो इन लोगों की हम पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, राइट। ये लोग अपने अपनी तरक्की करते रहेंगे, यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे, सिर्फ मिडल ईस्ट का ये होगा, मतलब ग्रोथ होगा, राइट। पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है कि पैसे लो, काम करके इन लोगों को दो। हमस ने पैसे लिए किसी से और क्या किया, इजराइल का नाम बर्बाद कर दिया, मतलब बर्बाद कर रहा है इन द सेंस। अभी इसके बाद हमस ने जो अटैक किया, उसके बाद आप सोच के देखिए, किसी देश ने आपके पास रॉकेट डाल दिए, आप लोग क्या करेंगे? बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि हाँ चलो 5000 रॉकेट खत्म हो गए, अभी आगे के और 5000 आने दो, ऐसा सोचेंगे क्या? नहीं ना। आप लोग सोचेंगे कि यार चलो अभी ये अपने पे अटैक कर रहा है तो अपन भी इन लोगों को पूरा साफ ही कर देंगे, ऐसा आपको जनरल सोच में आएगा। तो इजराइल ने वही किया जो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, आप लोग मुझे बर्बाद करना चाहते हो तो मैं थोड़ी चुप बैठने वाला हूँ, मैं भी आपको बर्बाद कर सकता हूँ, मेरे में भी मतलब मेरे पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है भाई, आप लोगों ने तो डरना चाहिए। लेकिन फिर भी आप लोग मुझे सादे सादे रॉकेट छोड़ रहे हैं यार, फुलझड़ी जैसे, है ना। तो फिर एयर स्ट्राइक कर दी इजराइल ने। अभी इस एयर स्ट्राइक के बाद जो है इजराइल का ग्लोबली सेव गाजा करके, आई मीन सॉरी नॉट गाजा जेनोसाइड करके जो चीज ट्रेंड हो रही है, इससे इजराइल का हो गया पूरा नाम बर्बाद कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के या फिर अरब कम्युनिटी के खिलाफ काम कर रहा है। अभी इससे क्या होगा, यूएई, सऊदी अरेबिया, मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपको पता है, ये लोग बोलेंगे कि ये इनोसेंट सिविलियंस पर अटैक कर रहे हैं तो हम लोग इन लोगों के साथ ट्रेड ही नहीं कर सकते। जो भी अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच, जो कि एक पीस था, और उन लोगों ने कुछ टर्म्स थी, डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था उसके बाद में इजराइल और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस अच्छे सुधरने लग गए थे। लेकिन ये हमस ने जो कांड किया है अभी, और उसके बाद में इजराइल का जो रिएक्शन हुआ है, इससे इजराइल और सऊदी अरेबिया जितना भी रिलेशनशिप था वो फिर से टूट सकने की मतलब पूरी पॉसिबिलिटी है कि बेस्ड ऑन द रिलीजियस एस्पेक्ट कि ये हो सकता है, जिससे कि मतलब बड़ा नुकसान क्या होगा कि आईएमएफ का जो भी प्रोग्रेस है वो अगले 10 साल के लिए बंद हो जाएगा, और अगले 10 साल के लिए ये जो भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी वो कोई भी इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्लान आगे नहीं ले जा पाएगी, जिससे कि उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होगी। तो ये है जी सारा मैटर कि 10 दिन पहले हमस को कुछ ये ही नहीं था कि क्या करना है, कहाँ थे कहाँ है, किसी को पता ही नहीं था। लेकिन इतने सडन इसमें इन लोगों ने अटैक कर दिया, तो ये G20 के फेल्योर का एक रीजन हो सकता है। आई मीन G20 फेल्योर तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन G20 में जो एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया था आईएमएफ का, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट थे, फिर सऊदी अरेबिया, यूएई, फिर इजराइल के बड़े लोग, एंड देन इंडिया, रशिया तो उससे सैड नहीं था, रशिया बल्कि खुश था कि वो बोल रहे थे कि बाद में फिर अगर ये रूट चलने लग गया तो हमारा जो INS TEC जो भी है, रशिया, अजरबैजान, ईरान और इंडिया, वो रूट भी लोग यूज करने लग जाएंगे, क्योंकि वो भी एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस के थ्रू चलेगा। ये जो अगर अरेबियन सी का रास्ता बिजी हो गया तो आप लोगों को ये न्यूज जो दिखा रहे हैं ये लोग कि गाजा पे इनोसेंट लोगों पे वॉर हो रहा है, नो डाउट कि ये गलत ही है कि इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। इसमें करीबन 2000 के ऊपर अभी तक मारे गए होंगे, और भी एयर स्ट्राइक हो गए, 10-11 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है। ये सब बुरा है, लेकिन ये सब एक प्रोपेगेंडा या फिर एक प्लान के तहत हो रहा है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। और सिर्फ इजराइल को दोष मत दीजिए भाई लोग, गलती आपकी ही थी, आई मीन हमस की थी। हमस ने क्यों अटैक किया? और इंडिया में मैं देख रहा हूँ बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि हमस का सपोर्ट कर रही है। यार भाई क्यों? इजराइल मतलब क्या कर रहा है? क्या ही कर रहा था भाई, मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई 2 बुक्के मार के आ जाए मतलब कैसे आ जाए, तो मैं क्या शांत बैठूंगा क्या? तो आप लोग मतलब जस्ट कॉमन सेंस की बात से सोचिए यार। मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं कि इतने डम पॉलिटिशियंस हो सकते हैं हमारे कंट्री में, लेकिन है इवेंचुअली, जो कि सिर्फ अपीजमेंट के लिए ये सब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। एंड रिमेंबर, इफ आप अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट कर रहे हो, लाइक लेट अलोन
गाजा के पीपल, वो लोग गाजा का पीपल का कुछ मुद्दा ही नहीं उठा रहे, वो तो सिर्फ लाइमलाइट के लिए ले रहे हैं कि ये लोग पीपल को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमस को सपोर्ट किया जा रहा है डायरेक्टली, मैंने ये देखा है कुछ स्पीचेस के अंदर। तो ये करने से बचिए, थोड़ा सा दिमाग यूज करिए भाई लोग। और कभी अगर आप पे भी अटैक हो गया और उसके बाद में आपने उन लोगों को रिटेलिएट किया, तो हम लोग किसके साइड में रहे, ये आप भी बता दीजिएगा। तो यही है बड़ा जियो पॉलिटिकल गेम। अगर आपको समझ में आया होगा कि ये जो भी बड़े प्लेयर्स है कोई, ये एक छोटा सा बहाना बना के, गाजा जेनोसाइड का बहाना बना के इजराइल और सऊदी अरेबिया का रिलेशन तोड़ के आईएमएफ को ही बंद करवाना चाहते हैं, जिससे कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस ना हो पाए और जो लोग वहाँ है वैसे ही रहे, राइट। तो ये है भाई मेरा टेक ऑन दी वॉर और द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इजराइल एंड गाजा। आई प्रे कि गाजा में और लोग ना मरे, इनोसेंट सिविलियंस ना मरे। जो इनोसेंट सिविलियंस को अगर लगता है कि उनके अंदर ही हमास के लोग उनके साथ घुल मिलकर अभी बच के वापस से साउथ में घुसने की प्रयास कर रहे हैं, तो गाजा के लोगों ने उन हमस के जो भी उनके साथ घुल मिल गए हैं वो लोग, उन लोगों को उधर ही मार देना चाहिए, सीधी सी बात भाई। और ये एक बहुत ही कमजोर कड़ी है इजराइल पैलेस्टीन गाजा, ये जो टॉपिक है ये मतलब कई सदियों से चला आ रहा है। और एक रिजवान अहमद जी है जिन्होंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मैं आपको उनका लिंक दे दूंगा वीडियो का, जिससे आपको ये जो अरेबिक कंट्रीज वर्सेस इजराइल का जो गेम है वो भी समझ में आ जाएगा। और है भाई इसी के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। और बताइए मुझे कि आपके थॉट्स क्या है कि इनोसेंट लोगों पे जो भी वॉर हो रहा, मतलब जो भी एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, इससे मतलब आपको क्या पता चलता है कि क्या हो रहा है। आप सिर्फ उतनी ही न्यूज मत देखिए, आप पूरा बड़ा जियो पॉलिटिकल गेम देखिए इसके पीछे जो चल रहा है। तो थैंक यू एंड सी यू इन सम अनदर वीडियो, बाय।